मुखर्जी समकालीन दृष्टि में इस पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण हुआ है। ये पुस्तक मेरी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि है। ये एक प्रकार का मौखिक इतिहास है। इन साक्षात्कारों के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एक महान राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद, महान सांसद और एक महान चिंतक थे। इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने खंड भारत की अखंडता के लिए पहली बार बलिदान दिया, जिनके बलिदान के कारण ही आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन पाया। शायद कश्मीर भारत के साथ ना रहता अगर डॉक्टर मुखर्जी का उन्होंने बलिदान ना दिया होता। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इस शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे और देशवासियों को उनके कदमों पर चलकर सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उनके अचानक निधन के पश्चात देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई। आज कश्मीर भारत का एक अंग है। ये एक बहुत गौरव की बात है। मुझे आशा है मैं अपनी पुस्तक द्वारा आप लोगों तक डॉक्टर मुखर्जी का संदेश, उनकी राष्ट्रीयता की भावना पहुंचा पाऊंगा। अब आप उनके साथियों से उनके बारे में, उनके संस्मरणों के बारे में द्वारा सुने। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ मेरा पहला संपर्क 1948 के शुरू में हुआ। मैं जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद के महामंत्री के नाते वहाँ की राष्ट्रवादी जनता की भावनाएं देश के नेताओं को बताने के लिए दिल्ली आया हुआ था। मैं सरदार पटेल से मिला, पंडित नेहरू से मिला और उसके बाद अन्य नेताओं से मिलना शुरू किया। और अन्य नेताओं में जिनको मिला सबसे प्रमुख थे राजऋषि टंडन और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो वो एक राष्ट्रवादी थे, सारे देश की बात सोचते थे। जम्मू कश्मीर का मामला उस समय गर्म था। शेख अब्दुल्ला के जो भाषण आ रहे थे उससे घबराहट हो रही थी। इसलिए जब मैंने कहा कि ये कश्मीर के भी हाथ से निकलता दिखता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे हम देश बढ़ चुका है, मैं देश के किसी और भाग को भारत से कटने नहीं दूंगा। तो ये भावना थी, आगे देश कट चुका है, देश और कटे नहीं, इसलिए मैं कश्मीर को भारत से कटने नहीं दूंगा। और इसी भाव से वो गए। इसीलिए मैं हमेशा मैंने लिखा भी है और लोग मानते हैं कि खंडित हिंदुस्तान की एकता के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा बलिदान डॉक्टर मुखर्जी का था। खंडित हिंदुस्तान की एकता के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा बलिदान था और उनके बलिदान के कारण ही कश्मीर बच पाया। ये उनकी सबसे बड़ी देन थी, इस देश को उपलब्धि थी। उनके जीवन में 2-3 बातें थीं जो विशेष रूप में विचारनी है और जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, वो ध्येयवादी थे। उनकी राजनीति सुविधा की राजनीति नहीं थी। उन्होंने लोकसभा के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, कई पार्टियों को मिलाकर 32 से सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे वो। प्रभाव उनका बहुत अधिक था। अशोक मेहता उनके पास आए कि डॉक्टर साहब, आपके साथ 32 मेंबर हैं, हमारे 20 हैं, हम शामिल हो जाएं तो आप यहाँ के ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाएंगे, उसका आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, मगर हमारी शर्त एक है कि आप हिंदू सभा के जो लोग हैं उनको अलग कर दीजिए। तो बड़ी भारी ऑफर थी कि वो शामिल हो जाते तो डॉक्टर साहब ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाते, सारी उनको सुविधाएं मिल जाती मिनिस्टर की। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू महासभा रहेगी, मैं राष्ट्रवादी हूं और जो कोई राष्ट्रवादी पार्टी है उसको रहेंगे। अगर आपको हिंदू महासभा को निकालने की शर्त पे आना है तो मुझे आपकी आना मंजूर नहीं। उन्होंने उनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। वो आजकल बड़ी चर्चा होती है सहमति की। सहमति सुविधावादी राजनीति का दूसरा नाम हो गया। उन्होंने कहा आपकी सहमति का मतलब क्या? मैं एक किसी आदर्श के लिए खड़ा हूं, किसी विचारधारा के लिए खड़ा हूं, उस विचारधारा उस आदर्श की कीमत पर मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए, मुझे आपकी सहमति नहीं चाहिए। राजनीति को समाज सेवा के रूप में अपनाओ, राजनीति को पेशे के रूप में ना अपनाओ। ये जो उनकी सीख थी
मैं समझता हूँ कि आज की पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतने निर्भीक थे कि कभी उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। तो ये निर्भीकता, ये ध्येयनिष्ठा और राष्ट्रवाद, ये 3 बातें उनकी थीं जिन्होंने मुझको बहुत अधिक प्रभावित किया। ये बात सच है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से काफी निकट का संबंध चाहे कुछ दिनों के लिए क्यों न हो रहा है। विद्यार्थी जीवन में उनके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ता रहता था। जब उन्होंने भारत सरकार के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, उससे पहले जो कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा, उसके कारण उनके बारे में मेरे मन की श्रद्धा बहुत बड़ी थी। और पहली बार उनसे भेंट तब हुई जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और दिल्ली के नागरिकों ने उनके सम्मान में एक आयोजन किया था। 8-9 दिन मैं लगातार 24 घंटे उनके साथ रहा हूं। जब भारतीय जनसंघ बन गया, उसके बाद उनका जो पहला दौरा था, जिसमें आज के हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में वो घूमे थे, तो मैं उनके देखभाल के लिए अटेंडेंट के रूप में साथ रहा हूं। उन दिनों में उनको जो कुछ देखा मैंने, मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो एक छुपा हुआ हीरा है। आमतौर से बड़े लोगों के बारे में ऐसा है कि दूर से लोग बड़े लगते हैं, जितना नज़दीक जाओ तो वो उतने बौने होते चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो दूर से जितने लगते थे, नज़दीक जाने पर उससे भी बड़े और बड़े और बड़े होते चले गए। उन 9 दिनों में मैंने देखा कि उस व्यक्ति के मन में भारत के प्रति, भारत के गरीब लोगों के प्रति कितना दर्द है। देश के विभाजन का उनको बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी। इस बात का उनको संतोष भी होता था कि उन्होंने पंजाब बचा लिया, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से बचा लिए, सिलहट को छोड़कर सारा आसाम बचा लिया, पंजाब बचा लिया आधा। इसका उनको बहुत संतोष होता था, लेकिन बहुत पीड़ा थी उनके मन। कश्मीर के बारे में कितना दर्द था, ये भी मैंने देखा है। कश्मीर की हालत के बारे में जब वो बात करते थे तो बहुत गहराई से बोल रहे हैं ऐसा लगता था। और जवाहरलाल जी की नीतियों से उनको कभी संतोष नहीं देखा। वो जब उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे, खाद का पहला सिंदरी कारखाना उनका बनाया हुआ है, विशाखापट्टनम में शिपयार्ड उनका बनाया हुआ है, हवाई जहाज़ों का कारखाना बेंगलोर का उनका बनाया हुआ है, लोकोमोटिव इंजन चितरंजन वाले उनके बनाए हुए हैं। तो आधुनिक भारत की नींव रखने वाले लोगों में वो थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से स्मरण है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में बोलते हुए, जब एक आवेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि जनसंघ इज कॉमनल एंड आई विल क्रश जनसंघ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोकतंत्र है, एंड माय फ्रेंड सेज आई विल क्रश जनसंघ, एंड आई से on the floor of the house that in democracy I will crush this crushing mentality। अब जिसमें से ये है कि उनके मन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मुझे आज भी ये बात कहते हुए, आज के राजनीतिज्ञों को ये समझाते हुए अच्छा लग रहा है कि तब इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे और इतनी उनकी योग्यताएं थी और इतने सैद्धांतिक संघर्ष होते थे, लेकिन व्यक्तिगत मनमुटाव और ऐसा वैमनस और ऐसी शत्रुता कभी भी हमने नहीं देखी जो आज देखने में आती है राजनीति में, किस तरह से लोग व्यवहार करते हैं। और एक बात और कि किस तरह से राजनीति में व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए, सिद्धांतवादी, देशभक्त, और भ्रष्टाचार के मामले में कोई उन पर उंगली ना उठा सके, और देश की एकता और अखंडता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने वाले आज ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। और मुझे आज भी लगता है वो कड़ी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए निर्माण की, आज भी नवयुवकों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अनुकरणीय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।
उनके जीवन से मुझे दो बातों की बहुत प्रेरणा मिली। एक तो उनके जीवन में अत्यंत सादगी थी। उनको मैंने एक दिन देखा कि बिल्कुल घिसा हुआ टूटा हुआ उनका शेविंग ब्रश और एक ऐसा शेविंग स्टिक, उससे वो शेव कर रहे हैं, सामने शीशा भी नहीं है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतने बड़े देश के नेता हैं, आपका ये टूटा हुआ ब्रश, कहने लगे कि भाई देखो अभी इसके अंदर जान बाकी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं इसको वेस्ट क्यों करूं। और दूसरी बात जब मैंने उनको कही कि भाई आप बिना शीशे के शेव करते हैं, कहने लगे कि देखो भाई अब इतनी आयु हो गई तो अपना चेहरा तो अब पहचान में है, हम हाथ से पहचान सकते हैं कि चेहरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये एक बात थी। लेकिन जब फगवाड़ा में वो भाषण देने के लिए टाउन हॉल में आए तो नवयुवक शोर मचाने लगे, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उस समय शब्द कहे, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा अंग्रेजी का जिम्नास्टिक देखना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं सुनना चाहते। और उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे देश के नौजवानों को भारतीय भाषाओं पर गर्व करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने थोड़े अरसे में, बंगाल के रहने वाले थे लेकिन अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेकर उन्होंने उस समय हिंदी में भाषण दिया और उन्होंने कहा कि मेरा जहाँ तक होगा इस देश को जोड़ने के लिए मैं चाहूँगा कि हम भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, और मैं अंग्रेजी बोलूँ तो शायद अंग्रेज भी उसके सामने और चकित रह जाएंगे, लेकिन अपनी भाषाओं पर गर्व और जीवन में सादगी, ये दो चीज़ें जो मैंने निकट से उनके अंदर देखी, ये मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। और आज भी अगर आज के वर्तमान और युग में भी अगर राजनीतिक नेता उनसे कोई और शिक्षा लें तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। देश के लिए त्याग करना है, बलिदान करना है। ऐसा बलिदान करने के बाद हिंदुस्तान विभाजन हो गया। जब विभाजन हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी विभाजन के खिलाफ थे। ये भारत माता का हाथ काट नहीं सकते। किसी तरह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में जो पैदा हो गया वो सब भारतीय है। ये भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना तो बिल्कुल हमें सहमत नहीं है। फिर भी इतिहास तो इतिहास है। फिर मंत्री बने थे, इंडस्ट्री के मंत्री थे। जब मंत्री बने, सारा हिंदुस्तान में अडल्ट लिटरेसी मूवमेंट जो शुरू हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स को शामिल करा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़प्पन है। साथ साथ जब हुआ, पंडित नेहरू के साथ विभेद आ गया उनका, किसी किसी पॉलिसी में वो सहमत नहीं थे, वो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये देखा है बंगाल में और बाकी भारत में जितना इंजस्टिस हो रहा था, हिंदुओं का इंजस्टिस हो रहा था, किसी किसी जगह मुसलमानों का भी हो रहा था, वो कहा था नहीं है, हम हिंदुस्तान से जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं होने देंगे। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान में अखंड भाग है। दो विधान नहीं हो सकता है, दो प्रधान नहीं हो सकता है, दो झंडा नहीं हो सकता है। इसके लिए वो कहा जब तक मेरे अंदर प्राण है, जान है, तब तक हम लड़ेंगे हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर को अखंड बनाने के लिए, अंग बनाने के लिए। परमिट के साथ अंदर जा नहीं सकता। ये बहुत आंदोलन किया है। जितना बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया है, ये भारतीय धर्म की बात है। जो बलिदान करता है, देश के लिए मरता है, उनका ना जाति है, ना कुल है, ना रिलीजन है, धर्म है, उनका कुछ पार्टी है। इस देश में जो जाति का बलिदान किया है उनके बारे में ये बिल्कुल पूछना चाहिए। कोई पूछ रहे हैं नहीं, भगत सिंह कौन सा जाति का है, चंद्रशेखर आजाद कौन सा जाति का है जो मर गया है, सुखदेव राजगुरु कहां का है, वीडी सावरकर कहां का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सा जाति है, बाल गंगाधर तिलक का कौन सा जाति है,